हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आ गई है जो कि फरवरी 2024 है। इसमें अभी तक इसका एक लेक्चर यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का कंप्लीट किया जा चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आईआरएस के संदर्भ में। आप किसी भी मंथ की मैगजीन को देखना चाहते हैं, मतलब कि जो आपके सेक्शन वाइज लेक्चर वाइज इसको कवर किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मंथली वाइज जैसे जनवरी 2023 का देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में उसमें अलग से पड़ी हुई है। इसी तरीके से जनवरी से लेके आपकी अभी तक की फरवरी 2024 जो कि अभी चल रहा है, अभी तक की मैगजीन प्रत्येक मंथ वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। मंथली मैगजीन की पीडीएफ तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपको पीटी 365 की भी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक आता है वह आता है आईआर के संदर्भ में। आईआर के संदर्भ में हमारे टॉपिक में आता है जैसे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, म्यांमार के साथ मुफ्त आवाजाही व्यवस्था, भारत फ्रांस संबंध, भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध, द्विपक्षीय निवेश संबंधी, ब्रिक्स का विस्तार, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आता है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय, बाइमर ट्रायंगल, मिशन एस्पाइट्स और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये आज की हमारी मेजर टॉपिक हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक आता है पहले नंबर का कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, कि हाल ही में विदेश मामले की संसदीय स्थायी समिति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अपनी 22वीं रिपोर्ट में शामिल ऑब्जर्वेशन सिफारिशों पर की गई एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? यह विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के द्वारा इस अपनी 22वीं रिपोर्ट के संदर्भ में। इस रिपोर्ट को, ये जो 22वीं रिपोर्ट है, इसे जुलाई 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। तो ये अभी हाल ही में इसमें सिफारिशों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है यह जुलाई 2023 में ऑलरेडी प्रस्तुत की जा चुकी थी। अब जानते हैं सबसे पहले कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत प्राथमिकता के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या है, पॉलिसी की विशेषताएँ क्या है, क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या सिफारिशें हैं, इन संदर्भ में विस्तृत में चर्चा करते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में प्राथमिकता वाले देशों में आते हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आते हैं, बांग्लादेश आते हैं। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत प्रमुख देश आते हैं। अब जानते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आखिर होती क्या है और इसे कब लाया गया था और इसकी शुरुआत कब से है, जो कि अभी हाल ही में जुलाई 2023 में इसकी 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, साथ ही साथ इसमें अभी हाल ही में सुझाव भी दिए गए। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि आखिर इसको शुरुआत कब हुई थी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को तो 2008 में एक विदेश नीति के उपकरण के रूप में अपनाया गया था। इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया था और इस आधार पर पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना होता है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उदाहरण के तौर पर बेहतर कनेक्टिविटी, उन्नत अवसंरचना, विविध क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक तौर पर लोगों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करना आदि। यह समय के साथ लगातार विकसित होने की वाली एक गतिशील नीति है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के नए हितों और उभरती क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करती है। तो ये नेबरहुड पॉलिसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का आखिर इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसका इम्पोर्टेंस विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि पहले नंबर पर आता है सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में। इसके संदर्भ में देखा जाए तो चीन जैसी जो बाहरी शक्तियां हैं वह मुकाबले करने और भारत के स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन को बढ़ावा देने के संदर्भ में दक्षिण एशिया में उन्नत क्षेत्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण है। जिसमें भारत के लिए वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली और यूएनएससी, आईएमएफ जैसी संस्थानों में सुधार के लिए आवाज़ उठाने हेतु पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण होता है। बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें यह नीति क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक के माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करती है।
सॉफ्ट पावर का प्रभाव को बढ़ावा में दिया जाता है, जिसमें भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध इस क्षेत्र में इसके विविधतापूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों और सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण के संदर्भ में कि यह बेहतर विश्वास और सहयोग, सुरक्षा संबंधी पारस्परिक और गैर पारस्परिक खतरों से निपटने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिसमें संसाधनों की कमी, अवैध प्रवास, जलवायु परिवर्तन आदि ऐसे गैर पारंपरिक खतरे हैं जिनसे निपटने के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद रोधी प्रयासों, उग्रवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने आदि के संदर्भ में परस्पर सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है और भारत इसके लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नामक विजन को बढ़ावा दे रहा है। अब आता है आर्थिक विकास में सहयोगपूर्ण के संदर्भ में कि यह नीति क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और सीमा पर अवसंरचना में वृद्धि की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देते हैं और यह जीवन स्तर में सुधार करती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें भारत के लिए जो ऊर्जा को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जल विद्युत क्षमता वाले जैसे उत्तरी पड़ोसी देशों में आते हैं नेपाल और भूटान के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में विद्युत व्यापार भी इनमें देखने को मतलब कि इनमें भी बढ़ोतरी हुई है और भारत के पूर्वोत्तर विकास के संदर्भ में इनकी विकासात्मक दूरी दूर करने के संदर्भ में इसमें पड़ोसियों के सक्रिय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कालादान मल्टी मॉडल परियोजना, बांग्लादेश से होते हुए अखूरा अगरतला रेल लिंक का निर्माण आदि रहा। तो मतलब कि जब आर्थिक विकास किया जाता है, मतलब कि कोई भी विकास किया जाता है तो उसके सराउंडेड जो भी कंट्री रहती हैं उसमें उसका सहयोग रहता है कि अगर कोई योजना चलाई जा रही है तो इसके संदर्भ में अगर आपके पड़ोसी देशों का साथ रहता है तो उसमें आपको विकासात्मक जो दूरियां हैं उनमें काफ़ी बदलाव आता है और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। भारत में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की समक्ष चुनौतियां जैसी आती हैं। अगर ये इसके इम्पोर्टेंस के विभिन्न पहलू हो गए तो इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का कोई भी काम शुरू होता है तो उसके समक्ष चुनौतियां तो ज़रूरी आती हैं। उसके किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। जैसा पॉजिटिव तो प्रत्येक क्षेत्र में होते ही हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि अगर जिस चीज़ का रेशियो ज़्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही संबंधों को भी देखा जाता है। अब इसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी पैदा होती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद के संदर्भ में कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अनसीमा सुलझे विवादों के परिणाम स्वरूप लगातार तनाव और अविश्वास उत्पन्न होता है और कभी कभी पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावनाएं भी जन्म लेती हैं और द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण भारत का विशाल आकार और इसकी सामरिक अवस्थिति के फलस्वरूप पड़ोसी देशों में कथित बिग ब्रदर अवधारणा पर निर्मित होना होता है। भारत की घरेलू राजनीति में संघीय गतिशीलता भी उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के एक निर्धारक के रूप में कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए तमिल भावनाएं भारत की श्रीलंका संबंधी नीति निर्धारित करती है। पड़ोसी देशों में गतिशीलता के संदर्भ में कि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन व्यवस्था और आंतरिक संघर्ष दीर्घकालीन परियोजनाओं के संदर्भ में निरंतर सहयोग एवं कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आती है। पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और मालदीव संबंधों में पैदा हुआ हालिया तनाव देख सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष के कारण जिसमें आतंकवाद और पड़ोसी देशों में अवैध प्रवासन को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आतंकवादी और उग्रवादी घटना खतरों को भी बढ़ जाती है। फिर आता है कि भारत की सीमित क्षमता और संसाधन के संदर्भ में इसमें विकासात्मक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी से निराशा और अविश्वास पैदा हो सकता है। बहुपक्षवाद का कमजोर होता है, जैसे कि सार्क जैसे देशों में निष्क्रिय क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थाएं भारत पाकिस्तान तनाव से संबंधित होती है, जो कि इस पर प्रभाव डालती है। अब आता है पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के लिए 5S सिद्धांत के बारे में, जिसमें आता है सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति आता है। रिस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी और कल्चर होती है, जिसे 5S के संदर्भ में दिया गया। कौन कौन सा? सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति इसके अंतर्गत ये 5S के अंतर्गत आते हैं, जो कि पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के लिए जुड़े हुए सिद्धांत के संदर्भ पर देखा जाता है। देवक की सिफारिशों में संसदीय समिति के द्वारा जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो उसके संदर्भ में कौन कौन सी सिफारिशें आई हुई हैं, जिसमें पहली आती है जैसे विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्यान्वयन के संदर्भ में
कि विदेश मंत्रालय को पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित करने जाने वाली विशिष्ट पहलों, परियोजना एवं कार्यक्रमों को पहचान करने के लिए एक सेल स्थापना करनी होगी। सीमा पार अवसंरचना और कनेक्टिविटी के लिए इसमें भारत में निवेश में वृद्धि करना चाहिए और संसाधनों पर एकत्रीकरण भी करना चाहिए। विकास निधि के संदर्भ में आता है कि बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंच के साथ कनेक्टिविटी संबंध अवसंरचना के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष की स्थापना का व्यवहार्यता का पता चलता है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तत्वाधान में कोविड-19 आपातकालीन कोष की तर्ज पर एक आपदा राहत कोष बनाने की व्यवहार्यता का भी पता लगाना चाहिए। सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा निष्पादन या ललित कला के क्षेत्र में आदान प्रदान, अकादमिक सहयोग और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत चिकित्सा, पर्यटन सहित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रीय फ्रेमवर्क की समीक्षा भी होनी चाहिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ समन्वय होगा, जो कि इसमें विदेश मंत्रालय को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच समन्वय रखना चाहिए, जिससे पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण क्षमता विद्यमान हो। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया हुआ। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि इसका जो कदम उठाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखना है। मतलब कि इसकी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के संदर्भ में भी है, साथ ही साथ इसमें म्यांमार की जो जनसांख्यिकी संरचना है उसको बनाए रखने के संदर्भ में भी पूर्वोत्तर राज्यों की ये संख्या को बनाए रखने के संदर्भ में इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग करने पर फैसला लिया है और वर्तमान में मणिपुर म्यांमार सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर की एक छोटे से हिस्से को छोड़कर म्यांमार के साथ लगी सीमा पर फेंसिंग नहीं की गई है। इसके अंतर्गत आता है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में आता है कि इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति होती है और इस व्यवस्था में 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप से दिया गया था। मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत पहला तो आता है कि सीमा पार मजबूत निर्जातीय पारिवारिक संबंधों का होना। इसकी जो शुरुआत है इसे 1826 के संदर्भ में देखा जाए तो उस टाइम पर अंग्रेजों द्वारा एक सीमा रेखांकित की गई थी, जिसमें नील जाति और संस्कृति के लोगों पर उनकी सहमति के बिना 2 देशों में विभाजित कर दिया गया था। इस कारण से दोनों देशों में इस व्यवस्था को अपनाया गया ताकि लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब कि ये उस टाइम पे सीमा निर्धारित कर दी गई थी और उसके बाद से जो अभी ही इनके संबंधों को और बढ़ावा देने के संदर्भ में इस व्यवस्था को शुरू किया गया। मतलब कि शुरू क्या किया गया और बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसमें मजबूती आए। स्थानीय व्यापार या व्यवसाय को बनाए रखने के संदर्भ में इस क्षेत्र में समान रीति रिवाज और सीमाओं पर लगाने वाले बाजारों के माध्यम से सीमा पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है कि कम आय वाली अर्थव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय आजीविका को बनाए रखने के लिए एक आदान प्रदान महत्वपूर्ण है और मुक्त आवाजाही व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। भारत म्यांमार को टोटल 1643 किलोमीटर की सीमा लंबी है, जिसमें चीन से यह सीमा लगी हुई है। चीन तो पड़ोसी देश हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर की लगी है, नागालैंड से 215, मणिपुर से 398 और मिजोरम से 510 किलोमीटर की यह सीमा लगी हुई है। तो यह भारत और म्यांमार की सीमा के संदर्भ में है, जो कि विभिन्न देशों में विभिन्न राज्यों में यह म्यांमार से सीमा लगी हुई है। तो ये प्रमुख राज्य आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के उत्तरदायी कारण के संदर्भ में आता है पहला अवैध प्रवासन, कि म्यांमार में जिन लोगों ने नियंत्रित अवैध प्रवासन के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यिकी
बदलाव को बढ़ावा मिल रहा है। निर्जातीय हिंसा और उग्रवाद के संदर्भ में मैतेई समुदाय पिछले साल के तनाव में कुकी चिन जनजातीय समुदायों के कथित अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बताया। म्यांमार में सैनिकों के प्रवेश के संदर्भ में इसमें मिजोरम में शरण की तलाश में जुंटा जो कि सैन्य शासन सैनिकों को भारत में पलायन हो रहा है और इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है। और म्यांमार में नशीले पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, जो कि एक रिपोर्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की एक रिपोर्ट में बताया गया। भारत म्यांमार संबंधों के अन्य पहलू को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों में 2008 में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते और दोहरा कराधान बचाव समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हों। भारत म्यांमार दोनों भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता भी है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में दोनों देश कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना आदि के सहयोग कर रहे हैं। बहुक्षेत्रीय या क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय दोनों देशों में बिम्स्टेक और मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य रहे और 2008 में म्यांमार को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। रक्षा सहयोग के संदर्भ में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना और उन्हें बढ़ावा देना होता है। अब आता है आगे की राय के संदर्भ में कि इसमें आता है पहला कि सीमा प्रबंधन बेहतर करना होगा, जो कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना होगा और सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में सीमा प्रबंधन बेहतर किस तरीके से होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत म्यांमार की सीमा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित और विनियमित रहे। कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के संबंधों में कूटनीतिक सक्रियता होनी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में देखा जाए तो यह संवेदनशील मुद्दों और जनजातीय समुदायों के बीच मतभेदों के संदर्भ में जो कि समाधान के निर्णय लेने के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने के प्रयास करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत फ्रांस संबंध के बारे में कि गणतंत्र दिवस समारोह में के मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस में रक्षा उत्पादन के सहयोग में रक्षा उद्योग एक रोड मैप की घोषणा की गई थी। इस रोड मैप का जो उद्देश्य है इसमें दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना है और साथ ही सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर कार्य करने में मदद करना है। औद्योगिक सहयोग में वैज्ञानिक, तकनीकी, डिजिटल, मटेरियल साइंस आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रगति का समर्थन करेगा ताकि 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार किया जा सके, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत फ्रांस के बीच संबंधों के बीच जो सहयोग क्षेत्र रहे उनके संदर्भ में कि इसमें पहला क्षेत्र आता है रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में विकासात्मक सहयोग पर बात की गई। आर्थिक और व्यापारिक समर्थन दिया गया। प्रौद्योगिकी विकास सहयोग में वैश्विक गवर्नेंस पर समान मत दिए गए। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध बढ़ाना, इसके संदर्भ में प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जैसे कि पहला आता है रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कि फ्रांस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, उन्नत रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति आदि की पहलों के माध्यम से भारत रक्षा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता, राफेल विमानों की आपूर्ति आदि आती है। दोनों देशों के बीच विभिन्न संयुक्त रक्षा अभ्यासों जैसे वरुण, नौसेना, गरुड़, वायुसेना, शक्ति, थल सेना का आयोजन किया जाता है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और फ्रांस में नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप के बीच एजेंसी स्तरीय सहयोग किया जा रहा है। दोनों देशों में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिशमन को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया और 2023 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत को हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता फ्रांस रहा है और भारत कुल रक्षा उपकरण आयात में फ्रांस की हिस्सेदारी 33% रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को देखा जाए तो दोनों देशों में स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, हित प्रशांत और तथा उससे आगे प्रगति में प्रतिबद्ध है और 2020 और 22 में फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र या रीयूनियन में संयुक्त निगरानी मिशन चलाए गए थे। 2018 में दोनों देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग पर संयुक्त रणनीतिक विभाजन पर सहमत हुए हैं। विकासात्मक सहयोग को देखा जाए
तो इसमें दोनों देशों में स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना पर भारत फ्रांस सहयोग। आर्थिक और व्यापारिक भाव समर्थन में देखा जाए तो फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। प्रौद्योगिकी विकास सहयोग में अंतरिक्ष सहयोग के सभी पहलुओं पर रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए जून 2023 में दोनों देशों ने रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद शुरू किया है। वैश्विक गवर्नेंस पर समान मत दिया गया है, जिसमें फ्रांस में एक समतापूर्ण और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की हुई है। इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर सहयोग किस तरीके से किया गया है। इसमें जैसे आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस के सहयोग से ही की गई थी, और इसमें भारत हाई कॉम्बिनेशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नामक फ्रांसीसी नेतृत्व वाली पहल में भी शामिल हुआ और 2021 को हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन वर्ष घोषित किया गया था। सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध बढ़ाने के संदर्भ में दोनों देशों में मध्य प्रवासन और आवाजाही पर साझेदारी समझौता संपन्न हुआ है, और यह समझौता छात्रों, स्नातकों, शिक्षाविदों, कुशल कर्मकारों आदि की आवाजाही को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण में कदम उठाया गया। बिला स्वागतम, जो कि भारत भर में फैली 16 मौजूद रेजिडेंसियों के सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी प्रतिभाओं को लागू करने के लिए रेजिडेंसी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। अब आता है इसके संदर्भ में कि भारत फ्रांस संबंधों के बारे में कुछ अन्य परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों देशों के नेताओं में ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से सशक्त करने, संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग को गहन करने और नई सहयोगी तलाशने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की हुई है। इसके अंतर्गत फ्रांस ने वन फ्यूचर अलायंस में शामिल होने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और G20 लीडर समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं के निर्माण पर वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया। दोनों पक्षों में भारत फ्रांस सामरिक वार्ता फ्रेमवर्क के तहत 3 महीनों के भीतर परमाणु ऊर्जा का एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने पर सहमत हुए। 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल पिलर ऑफ फ्रेंच स्ट्रेटजी ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कार्यान्वयन में प्राथमिकता देने वाला देश भी एक होगा। भारत फ्रांस संबंधों की टाइमलाइन को देखा जाए तो 1948 में भारत ने फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया है। 1962 में 1954 की दिल्ली संधि के तहत 5 मुख्य फ्रांसीसी बस्तियां भारत को वापस कर दी और 1998 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है इसमें कि भारत फ्रांस की समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में पहली तो आती है इसके अंतर्गत रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होना, दोनों देशों के बीच व्यापार की निम्न यात्रा, जैतापुर या महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के कार्यान्वयन में दोनों पक्षों के कई मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे तकनीकी, वित्तीय, असैन्य, परमाणु दायित्व आदि संबंधी मुद्दे। सहयोग की प्रगति के अंतर्गत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रगति रही और बिजनेस टू बिजनेस और लोगों के बीच सहयोग अभी भी अपर्याप्त बना हुआ है। तो ये भारत और फ्रांस के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें निष्कर्ष के तौर पर कि इसमें भारत और फ्रांस के बीच एक बहुआयामी संबंध है, जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान, वैश्विक चिंता के अलग अलग मुद्दों पर आधारित मजबूत साझेदारी द्वारा चिन्हित है। इसके साथ ही इस साझेदारी को बढ़ावा देने, आपसी साम्राज्य को समृद्ध करने और निवेश और प्रौद्योगिकी विनिमय के माध्यम से बिजनेस टू बिजनेस सहयोग और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अब आता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के बारे में कि हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की हुई है। इस यात्रा में भारत और UAE में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि के अंतर्गत पहला आता है कि इसमें दोनों देशों ने निवेश को अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। BIT संधि के तहत इसमें विवादों के उचित निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है और इसमें अन्य सुविधाओं के अलावा घरेलू विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेगा और आयात पर निर्भरता कम करेगा और भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें UAE की तेल अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करने के लिए आर्थिक विविधता और उदारीकरण के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस कारण दोनों देश विविध क्षेत्रों की प्रगति करने के लिए भागीदार के रूप में एकजुट हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है भारत UAE संबंधों के बारे में देखा जाए तो भारत UAE संबंधों को शुरुआत 1972 में हुई और 2015 में एक ऐसा वर्ष है जब दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी शुरू की गई और 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना व देना है। इसके अंतर्गत आता है
दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रकों को देखा जाए तो यह आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के संदर्भ में कि अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक भारत में यूएई के निवेश लगभग 20 से 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और इसमें 15.5 में अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में, जबकि शेष पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आते हैं। फिनटेक सहयोग में देखा जाए तो इसमें दोनों देशों के अग्रलिखित त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म को जोड़ने हेतु समझौता किए गए हैं, जिसमें यूपीआई भारत का, आनी संयुक्त अरब अमीरात का, घरेलू डेबिट या क्रेडिट रुपए भारत का और जयवान संयुक्त अरब अमीरात का रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में आता है यूएई भारत बाजार के कच्चे तेल एलएनजी एलपीजी का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। बहुपक्षीय सहयोग में दोनों देशों में ब्रिक्स, I2U2, यूएफआई त्रिपक्षीय सहयोग जैसे अलग अलग मंचों का हिस्सा रहा है, जिसमें I2U2 के अंतर्गत भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूएफआई के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत का सहयोगी देशों का एक त्रिपक्षीय समझौता आता है। प्रवासी समुदायों और लोगों के बीच संबंधों में इसमें यूएई में 3.5 मिलियन से अधिक लोग भारतीय हैं और यूएई की आबादी 35% है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के संदर्भ में आता है कि संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई और केरल बोर्ड पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्कूल हैं। रक्षा सहयोग में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के माध्यम से संचालित है। अंतरिक्ष सहयोग के अंदर में इसरो और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण एवं उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और I2U2 सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक भी रहा हुआ है। भारत यूएई के संबंधों में चुनौतियों को देखा जाए तो पहली आती है क्षेत्रीय अशांति का होना, कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों पर हमलों के कारण क्षेत्रीय कनेक्ट शांति प्रभावित होती है और इसका प्रभाव भारत, मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी पड़ता है। आप्रवासी मजदूरों के अधिकार के संदर्भ में कफाला प्रणाली के कारण संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ताओं को आप्रवासी मजदूरों पर आर्थिक अधिकार प्राप्त होता है। व्यापार और बाजार पहुंच में बाधाएं भी होती हैं, जो कि बहुपक्षवादपूर्ण योग्यता खंडों, मध्य पूर्व, यूरोप या विकसित देशों के पक्ष में कृषि, रसायन जैसे विविध क्षेत्रों में व्यापार और बाजार तक पहुंच की बाधाओं के कारण भारत में होने वाले निर्यात को प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है पहला, प्रवासी श्रमिकों का कल्याण के संदर्भ में, कि दोनों देशों में कफाला प्रणाली के सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए समाधान खोजना है। रक्षा संबंधों को और मजबूत करना, कि चीन के बढ़ते प्रभाव को फिर संतुलित करने में सहायता मिलेगी, जिस कारण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 2+2 वार्ताएं आयोजित की गई और इस प्रकार यूएई के साथ भी 2+2 वार्ता आयोजित की जानी चाहिए। गैर शुल्क बाधाओं को कम करने के संदर्भ में इसमें अलग अलग क्षेत्रों में भारत के निर्यात से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के लिए न केवल द्विपक्षीय रूप से बल्कि भारत की विस्तारित पड़ोस नीति और पश्चिम की ओर देखो नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में तेजी से हो रहे सुधारों से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर और आशा से भरे हुए तथा सही मार्ग पर आते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में, कि भारत देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए व्यापार भागीदार के साथ BITs पर वार्ता कर रहा है। द्विपक्षीय निवेश संबंधी दोनों देशों की पारस्परिक समझौता है और इसका उद्देश्य देश के नागरिक और कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में किए गए निवेश की सुरक्षा और संवर्धन करना है। 1993 के भारतीय BIT अब द्विपक्षीय निवेश निधि के मॉडल को देखा जाए तो इसमें यह भारत ने 83 देशों के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत ने 74 देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों पर 2015 में लागू हुई थी। भारत में 2016 में BIT मॉडल को संशोधित किया और 2015 के बाद से भारत में केवल 4 देशों के साथ नई BIT पर हस्ताक्षर किए गए और 37 देशों के साथ नई BIT पर वार्ता चल रही और भारत ने 77 देशों के साथ अपनी पुरानी BIT को समाप्त कर दिया था। 2016 के BIT मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहली आती है कि निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा होना, जिसका तात्पर्य है ऐसे उद्यम से होता है जो देश के घरेलू कानूनों के अनुसार एक निवेशक द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ गठित, संगठित और संचालित किया जाता है। उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार होना, राष्ट्रीय व्यवहार और एक्सप्रोप्रिएशन के खिलाफ सुरक्षा होना, निवेशक राज्य विवाद निपटान तंत्र होना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है बेहतर और जीवंत BIT की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी इसके संदर्भ में। पहला तो आता है कि न्यूनतम गारंटी के रूप में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि राष्ट्रीय व्यवहार
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कंपनियों और निवेशकों के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार करना। एक्सप्रोप्रिएशन से सुरक्षा अर्थात किसी देश या अपने राज्य क्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश का अधिकार करने की क्षमता सीमित करना है। बेहतर मध्यस्थम तंत्र और निर्बाध विवाद समाधान को बढ़ावा देना। और अन्य इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सकेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलता है और पूंजी की आवाजाही में सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है, तभी इसमें और इसकी आवश्यकता है। अब आता है बीआईटी के मॉडल से जुड़े मुद्दे के बारे में कि 2016 के मॉडल में बीआईटी की प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण को देखा जाए तो यह विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 2016 के पहले बीआईटी के कई नोटिस प्राप्त हुए थे। इस नोटिस के खिलाफ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 2016 में भारत ने नया बीआईटी लाया गया था और इसमें बहुत सारे अपवाद हैं जो संधिकर्ता देश के दायित्व को कम करते हैं और बीआईटी के तहत दावा करने की आवश्यकता शर्तों को बढ़ाते हैं। माध्यस्थम तंत्र संबंधी विवाद, जो कि माध्यस्थम तंत्र जो है वह सबसे विवादास्पद उत्पन्नों में से माना जाता है। निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा का मुद्दा कि निवेश की जो उद्यम आधारित परिभाषा है वह निवेश की परिभाषा को सीमित कर देती है और इसमें कई अस्पष्ट शर्तों को भी शामिल किया गया। निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार की उपेक्षा करना, जिसके अंतर्गत कुछ मानक छोड़ दिए गए हैं जिन्हें उन सुरक्षाओं के प्रतिस्थापित कर दिया गया है और जिनका उपयोग करने के लिए एक थ्रेशोल्ड को सक्रिय करने और लागू करने की आवश्यकता होती है। संप्रभुता की स्थापना के संदर्भ में इसमें बीआईटी के तहत प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा से प्राप्त कराधान उपायों की छूट ने सीमा पार वाणिज्यिक लेन देन की सुरक्षित करने के लिए एक संधि को अपनाने के बजाय परोक्ष रूप से संप्रभुता को स्थापित किया। पेशेवरों की कमी के संदर्भ में कि भारत में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले पर्याप्त संख्या में वकील या न्यायाधीश न होने के कारण पेशेवरों की कमी रही है। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें पहला आता है एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यापक विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला तो आता है सरकारी कोष में भुगतान में बचने के लिए मध्यस्थम पूर्व परामर्श या वार्ता के माध्यम से निवेश संबंधी विवादों के समय का निपटान करना। बीआईटी मॉडल 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित तरीकों में बदलाव किया गया है कि इसमें उत्पन्न अनुभवों के आधार पर 2016 से निरंतर इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें सुधार करने चाहिए। घरेलू कानूनी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र को विश्व स्तरीय मध्यस्थम केंद्र के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और स्पष्ट एवं दूरदर्शी बीआईटी मसौदा बनाना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ब्रिक्स के विस्तार के संदर्भ में कि ब्रिक्स में हाल ही में 5 नए सदस्यों को शामिल कर दिया गया है, जिसमें पहले 6 सदस्यों के संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना में ब्रिक्स में शामिल होने से यह पीछे हट गया। अभी 5 देश कौन कौन से हैं? इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं, जो कि पूर्णकालिक स्थायी सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए और अर्जेंटीना ब्रिक्स देशों से पीछे हट गया है, शामिल होने से पीछे हट गया। ये ब्रिक्स के विस्तार को देखते हैं। ये 2023 में सदस्य देश और इसके जो नए सदस्य देश इसके संदर्भ में और सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके देशों के संदर्भ में इसमें दिखाया गया है। तो प्रेजेंट में ब्रिक्स देशों में टोटल 10 देश आते हैं। तो अब जानते हैं कि ब्रिक्स देशों की आखिर शुरुआत कब हुई थी और ब्रिक्स देशों द्वारा क्या पहले शुरू की गई, इनका क्या इम्पोर्टेंस है इनके संदर्भ में कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में पहली बार ब्रिक उपनाम दिया हुआ था, जिसका संक्षिप्त नाम है ब्रिक। का मतलब था कि इसे 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया गया और ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने पर ब्रिक्स बन गया था। और ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें पहला आता है बहुध्रुवीय विश्व के आकार देने में महत्व होना, नए क्षेत्रों में ब्रिक्स समूह के फुटप्रिंट का विस्तार, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभाव को बढ़ावा देना, $डॉलरीकरण को बढ़ावा देना, जिसमें ब्रिक्स सदस्य $डॉलरीकरण को वकालत कर सकते हैं और इसे स्थायी मुद्राओं के उपयोग पर सुविधाजनक बना सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ब्रिक्स देशों द्वारा कुछ शुरू की गई पहलों में पहली आती है पारस्परिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था को अपनाया गया है और एनडीबी मुख्यालय संघाई में स्थित है। चिकित्सा सहयोग, जो कि संक्रामक रोगों को प्रसार को रोकने के लिए उपा घोषणा को अपनाया गया है। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम ने कोविड-19 के लिए एक साझी प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद की है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को केंद्रीय बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की दिशा में एक कदम उठाने में ब्रिक्स भुगतान कार्यबल गठित किया गया।
ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल सदस्य देशों में केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। तो यह ब्रिक्स देशों की प्रमुख पहले स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव दिया गया और यह पहले भी चल रही है। ब्रिक्स के विस्तार से संबंधित जुड़े मुद्दे के संदर्भ में देखा जाए तो पहला तो आता है कि विकास के विविध स्तर होते हैं। सर्वसम्मति से व्यापक वार्ता का अभाव देखा जाता है। ब्रिक्स का विकासशील चरण भू राजनीतिक संवेदनशीलता, सदस्यों के बीच व्यापक आंतरिक मतभेद, वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के प्रति दृष्टिकोण, वैश्विक संस्थाओं पर निर्भरता, वर्तमान वैश्विक संघर्ष और बदलती विश्व अर्थव्यवस्था, कमजोर परस्पर व्यापार और अन्य संस्थाओं में निम्न प्रतिस्पर्धात्मकता को देखा जाता है जो इसके संबंधित मुद्दे जुड़े हुए हैं। भारत के लिए ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो इसके अंतर्गत आता है कि विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के साथ आवाज़ उठाने के संदर्भ में कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत के एक मंच के रूप में कार्य करता है और इस मंच में भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने और उनके अधिकारों की वकालत करने के उपयोग करता है। वार्ता के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है कि ब्रिक्स भारत में द्विपक्षीय तनाव के समय की वार्ता को शामिल होने और संभावित प्रतिबद्धता को प्रबंधन करने के लिए तटस्थ मंच प्रदान करता है। बहुपक्षीय व्यवस्था की सुधार संबंधी मांगों को बढ़ावा देता है। समावेशी वित्तीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान देता है। आयात निर्भरता में कमी देखी जाती है कि सहयोग में वृद्धि के कारण भारत की आयात स्रोतों के विविधीकरण और व्यापार के लिए बेहतर समझौते के अवसर प्राप्त होते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहयोग देखा जाता है, जैसे कि गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य में हासिल करने में ब्रिक्स सहयोग जैसे कि कृषि अनुसंधान मंच भारत के लिए मददगार हो सकता है, इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है स्थायी सचिवालय के संदर्भ में कि इसका विस्तारित सदस्यता के साथ एक स्थायी सचिवालय की स्थापित की जानी चाहिए। संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रुख होगा जिसके तहत व्यापार संबंधी संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से एकजुट होने, निवेश बढ़ाने और वैश्विक राजनीतिक एजेंडा साझा करने में ब्रिक्स नेतृत्वकर्ता इस स्तर पर सहमत होंगे। सामंजस्य को प्राथमिकता होगी। बॉटम अप दृष्टिकोण देखा जाएगा। विश्वास निर्माण उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ाना, सहयोग के अन्य क्षेत्र जैसे कि ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का निर्माण, पारंपरिक चिकित्सा पर रिपोजिटरी स्थापित करना जैसे उद्देश्यों का और अधिक विस्तार करना आदि आता है। संबंधित सुर्खियों में देखा जाए तो इसमें आता है गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फैसिलिटी के बारे में कि भारत ने IBSA फंड में $1 मिलियन का अंशदान किया हुआ है। इस फंड के बारे में इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त रूप से की गई और यह फंड 2006 में परिचालन में है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने से संबंधित परियोजनाओं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत अन्य सभी विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। IBSA के बारे में जो कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में इस फोरम में शामिल है और इसे 2003 में औपचारिक तौर पर लागू किया गया था और इस वर्ष का नाम IBSA डायलॉग फोरम रखा गया था। अब आता है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में कि प्रधानमंत्री ने SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी हुई है। इसमें 3400 करोड़ से रुपये से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं और इन परियोजना के तहत 38 पुलों सहित 43 सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 4 लेन परियोजनाएं भी शामिल हैं जो ईटानगर में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और इस क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी, इसके संदर्भ में आता है। SASEC के सहयोग के लिए कुछ फोकस क्षेत्र हैं जिसमें पहला आता है इसके मुख्य 4 स्तंभ जो कि निम्न तरीके से हैं। पहला तो आता है परिवहन क्षेत्रक रणनीति, दूसरा आता है व्यापार सुविधा, तीसरा आता है ऊर्जा क्षेत्रक रणनीति और चौथा आता है आर्थिक गलियारा विकास रणनीति। इसमें पहला देखा जाए परिवहन क्षेत्रक रणनीति जिसके अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय व्यापार समृद्धि को बढ़ावा देने के मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क या लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय स्तर पर सार्क की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करना है। व्यापार सुविधा के संदर्भ में देखा जाए तो यह आधुनिकीकरण, सीमा पार सुविधाओं में सुधार आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापार सुविधा रणनीतिक ढांचे को 2014 से 18 में लागू किया गया।
ऊर्जा क्षेत्रक रणनीति के संदर्भ में इस विद्युत पारिश्रण कनेक्टिविटी को सुधार करना है। इसका उद्देश्य विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में सहयोग करना शामिल होता है। आर्थिक गलियारा विकास रणनीति जो कि 2016 में इस योजना में 2016 से 2025 को मंजूरी दी गई है, जो कि चौथे स्तंभ के रूप में आर्थिक गलियारे के विकास को प्रस्तावित किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर जो है वह मनीला में स्थित है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसकी स्थापना बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल द्वारा एशियाई विकास बैंक के अनुरोध से 2001 में की गई और इसके सचिवालय के रूप में यह एडीबी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य परियोजना आधारित साझेदारी करना है ताकि क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक अवसरों में सुधार हो सके और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। इसका विजन है कि दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और वैश्विक बाजार पर कनेक्टिविटी व्यापार विकसित करना है और इसमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार देश इसके अंतर्गत, इस सदस्य देशों के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये प्रमुख है, इसमें इसके बारे में विशेषताएं हैं। अब आता है भारत के एसी के इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। पहला तो इसके अंतर्गत इसके महत्व के तौर पे देखा जाए तो यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में म्यांमार के विकास के लिए भूमि से घिरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रवेश द्वार प्राप्त होंगे। आर्थिक समृद्धि की व्यापक संभावना होगी, जैसे कि इसके 3 आर्थिक समृद्धि की संभावना होगी। पहला तो एक कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जो मणिपुर के मोरे म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माईसौर तक जाएगा। ऐसे के क्षेत्र में चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल के एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा ग्रेट एशियन हाईवे पर हिस्सा होने के कारण यह कनेक्टिविटी परियोजनाओं वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक सहयोग या आयोग के तहत विकसित किया जा रहा है। ऐसे के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में आता है, जैसे कि दक्षिण एशिया में प्रभावी सीमा पार परिवहन अवसंरचना की कमी की संभावनाओं को कम किया जाता है। आधुनिक शौचालय सीमा संबंधी प्रक्रियाओं की कमी के कारण वस्तुओं, वाहनों और व्यापारियों को सीमा पार करने में अधिक लागत वहन करना पड़ता है, अधिक समय लगता है। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार संभावना को कम उपयोग होता है। लाल फीताशाही की कई बाधाओं को जन्म देती है। दक्षतापूर्ण और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड जैसी सीमा पार एनर्जी इंटरकनेक्शन अवसंरचना का अभाव होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में वर्तमान औद्योगिक आधार क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से संबद्ध नहीं है। अपर्याप्त अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी और व्यापार के अनुरूप विनियामक संस्थागत फ्रेमवर्क न होने के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कमी आई है, इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार सुविधा की दक्षता में सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सीमा पार व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं की आधुनिकीकरण और अनुकूलन करना चाहिए। व्यापार में लगे समय को कम करने और व्यापार को सस्ता व तेज बनाने के लिए नीतिगत, विनियामकीय या संस्थागत सुधार लागू करने चाहिए। क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में बाह्य आघात के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, लॉजिस्टिक क्षमताओं से संबंधित मौजूदा मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना। दक्षिण एशिया में औद्योगिक उत्पादकता, जैव स्तर को बेहतर बनाने, शहरीकरण, औद्योगिकरण को आपस में समकालीन एवं एकीकृत करना होता है। अब यहाँ पर ये आपके मेजर जो टॉपिक थे वह फिनिश होते हैं। अब आती हैं आपकी संक्षिप्त सुर्खियाँ। पहली सुर्खी में आते हैं फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने देशों में UNRWA के वित्त पोषण के निलंबित करने के लिए फैसले को पुनर्विचार करने का आग्रह किया हुआ है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो UNRWA के बारे में इसका जो गठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहायक के तौर पर किया गया था। इसका उद्देश्य था कि फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है और यह पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के शरणार्थियों शिविरों में रहने वाले फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता प्रदान करना और इनका वित्त पोषण लगभग पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित होता है। अब नेक्स्ट आता है पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय के बारे में, जिसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह में ECOWAS से बाहर निकलने की घोषणा की हुई है। इसका मुख्यालय जो है वह अबूजा, नाइजीरिया में है। इसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि में हुई है। इसमें 15 सदस्यों का क्षेत्रीय समूह है, जिसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर भी शामिल है।
बेनिन, काबो बर्डे, कोटे दी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेलानियो, सेनेगल और टोगो आता है। इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला तो आता है कि सदस्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना करना, और यह संघ जो है वह लोगों के बीच स्तर को मोठप पर उठाएगा, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और अफ्रीकी महाद्वीप की प्रगति एवं विकास में योगदान देगा। अब आता है वाइमार ट्राइंगल के बारे में, जो कि हाल ही में जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस में विदेश मंत्रियों के वाइमार ट्राइंगल को फिर से सक्रिय करने की आपस में भेंट की हुई है। वाइमार ट्राइंगल एक क्षेत्रीय समूह होता है। इसका गठन 1991 में किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप के एक साझा विकल्प विकसित करना, साथ ही समूह में शामिल तीनों देशों में समाजों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है। शुरुआत में यह समूह द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन पोलिश सुलह का समर्थन करने वाला एक मंच होता है और इस समूह का नाम जर्मनी के वाइमार समूह में लिया था, जिसकी शुरुआती बैठक आयोजित हुई थी। मिशन एक्सपाइट्स के बारे में, यूरोपीय संघ ने मिशन एक्सपाइट्स की शुरुआत की थी और इस मिशन का लक्ष्य लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों की हूती विद्रोहियों से हमले को रक्षा करना है और यह ईरान हूती विद्रोहियों का समन करता है। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य में आता है। पहला तो नौवहन की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, हर समय आसपास की समुद्री गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करना, जहाज़ों को सुरक्षा देना, समुद्र से संभावित विविध हमलों की जहाज़ों की रक्षा करना आता है। इस मिशन का संचालन निम्नलिखित क्षेत्रों पर किया जाता है, जैसे कि बाब अल मंडेब और हॉर्मेज जलमरुमध्य, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, अरब की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कि हाल ही में 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक के फिसल कर 85वें स्थान पर आ गई है। चलिए तो जानते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत की रैंक 85th आई हुई है। कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत रैंकिंग के आधार पर प्रदान की जाती है और यह भारतीय पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों तक वीजा के लिए जा सकते हैं, इसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है और यह 227 यात्रा गंतव्यों के 199 अलग अलग पासपोर्ट्स की वीजा मुक्त पहुंच तुलना करता है और 2024 तक इस 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ने प्रथम स्थान पर रही हैं। इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका IR से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक को, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।